जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। मैं आर्य शर्मा, आंसर्स क्लासेस लखनऊ से। और आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे और पूरा प्रकाश के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्ण, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनसे ये क्या होती है और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं या कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, उगता हुआ या ढलता हुआ सूरज लाल क्यों होता है, हीरा क्यों चमकता है। इस तरीके की प्रकाश पे आधारित जितनी भी घटनाएं हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में अथवा कक्षा 12 की जो फिजिक्स है, लाइट पोर्शन है, उससे जितने भी शॉर्ट आंसर्स बनते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो अगर देखो, प्रकाश के बारे में हम खूब जानते हैं कि प्रकाश यही जो जिनसे हम वस्तुएं देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देखते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाता है। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो बिना ऊर्जा खोए दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, बिना ऊर्जा लॉस किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। फिर इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी जो विजिबल रेंज होती है हमारी, या जो रेंज होती है, वो अप्रॉक्स आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कई बुकों में ये आपको 3900 से 7800 तक दिया रहता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं है। ये लगभग में होता है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच ही हम देख पाते हैं, ना इसके पहले ना देख पाते हैं, ना इसके बाद देख पाते हैं। इसकी पहले वाली अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं और इनकी 8000 के बाद वाली इंफ्रासोनिक और भी रेज होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, उसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके आगे हम जानते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यानी जो प्रकाश की तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य होती हैं और एक अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्ध्य होती हैं और जो प्रकाश तरंगें हैं वो हमारी अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगें को कहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, केवल सतहों पर उत्पन्न किया जाता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों को हम किसी मीडियम के अंदर भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये तरंगों में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं नेचर में। इनकी द्वैतीय प्रकृति होती है। द्वैतीय प्रकृति का मतलब ये होता है, द्वैतीय प्रकृति देखिए, जैसे द्वैतीय मतलब ये डुअल नेचर की होती हैं। प्रकाश तरंगें डुअल नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, प्रकाश एक तो तरंग रूप में चलता है, ठीक है, तरंगों के फॉर्म में चलता है। दूसरा इसका नेचर कण यानी पार्टिकल नेचर भी है। तो प्रकाश दोनों नेचर को फॉलो करता है, इसीलिए प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहा जाता है। और इसका पता लगाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वो हम बाद में एक अलग से वीडियो आपको बता देंगे कि ये प्रकाश वैद्युत तरंगें क्या होती हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, और ये तरंग और कण प्रकृति क्या होती है, इनकी द्वैतीय प्रकृति। अभी आप ये इतना जानिए, जो प्रकाश का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो तरंग फॉर्म में भी चल सकता है और पार्टिकल फॉर्म में भी चलता है। इन्हीं पार्टिकल्स को फोटॉन कहा गया। ठीक है, फोटॉन थ्योरी जो है किसने दी, आइंस्टीन ने दी, वो हम बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद आपको खूब पता है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो हमारी लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कौन से कलर होते हैं, विवग्योर होते हैं। विवग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में इसको बैंगनी कहा जाता है। ठीक है, बैंगनी, आहा, पीना, ला, ऐसे करके होते हैं सब। ये बैंगनी है सबसे लास्ट में। रेड होता है, अभी हम आपको यहाँ पे वर्ण विक्षेपण समझाएंगे, प्रिज्म की घटना, वहाँ पे आप जान जाएंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है और ये कलर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी जो प्रकाश है निर्वात में सबसे तेज चलता है, और इसकी खोज किसने की थी, रोमर ने की थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात समझते हैं जहाँ पे हवा नहीं होती, तो वहाँ पे 3 × 10⁸, अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो ये आ जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर
चल जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ये प्रकाश के बारे में और सारी है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये सारी घटनाएं प्रकाश फॉलो करता है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रकाश किन किन घटनाओं को से होकर गुजरता है और ये घटनाएं क्या होती हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी स्मूथ यानी पॉलिशदार सतह पे पड़ता है, सपोज दैट यहाँ पे एक सरफेस हमने ड्रा कर ली है, एक ऐसी मतलब चिकनी सरफेस होनी चाहिए, जैसे कि कांच है या पेंट किया हुआ कोई स्टाइल है। तो अगर इस पे आप प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का किसी स्मूथ या पॉलिशदार सरफेस पे गिरना और उससे टकराकर वापस लौट जाना, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए। परावर्तन हर सतह से होता है, चाहे वो चिकना हो, स्मूथ हो, और चाहे खुरदरा हो यानी रफ सरफेस हो। प्रकाश का परावर्तन हर सरफेस करती है और वस्तुओं को देख पाना परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। यानी किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब उस पर पहले लाइट पड़ रही होगी, वहां से टकरा करके हमारी आंखों पे पड़ रही है, जिसकी वजह से वो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो हम समझ लेते हैं रफ सरफेस से एक्चुअली ऐसा होता है, जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पे रेगुलर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर का मतलब होता है जैसे यहाँ से प्रकाश आया और ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके चला गया, इसको बोलते हैं रेगुलर। और इररेगुलर में क्या होता है, जैसे प्रकाश आया तो एक ही डायरेक्शन से, लेकिन कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, इसको इररेगुलर बोलते हैं, यानी असतत परावर्तन बोलते हैं। तो अभी आप परावर्तन समझेंगे कि प्रकाश का किसी स्मूथ या पॉलिशदार सरफेस पे गिरना। ठीक है, नीचे हमने ये स्मूथ कर दिया, अब मान लेते हैं ये नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, जिससे हम गणनाएं करेंगे, प्रकाश में गणनाएं करते हैं, उसको हम अभिलंब बोलते हैं। अब मान लेते हैं प्रकाश ये इंसिडेंट करवाया हमने, यहाँ आपतित करवाया, तो इससे टकराकर प्रकाश इसी में वापस लौट जाएगा, यह घटना क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाएगी। तो परावर्तन के दो नियम हैं, उसको हम समझते हैं। पहला देखो, परावर्तन का मतलब ये है, ये एंगल, ये कोण जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित का मतलब होता है इंसिडेंट रे, और परावर्तित का मतलब लौट के जाने वाली, ये परावर्तित है। तो इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से लिखा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तित कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, और ये आर से लिखा जाता है। तो इसका परावर्तन के जो दो नियम हैं, तो पहले नियम में हम कहते हैं आई बराबर आर, ये पहला नियम है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आ गया, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम पहला है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at incident point all lies on the same plane. This is the definition of reflection. ठीक है, हमें डिफिनेशन के बारे में नहीं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जानेंगे तो केवल इतना याद रखना, आई बराबर आर, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम का है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा ये सब कवर करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा स्पीड अप करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन, इसके दोनों नियम, परावर्तन समझ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपवर्तन की। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने में जो परिवर्तन आता है उसमें, उसे अपवर्तन कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम है, ऊपर का माध्यम 1 है जैसे वायु है, और नीचे का माध्यम हम जैसे कांच कर लें या पानी कर लें। ठीक, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ऐसे समझ लेते हैं, तो जो उसमें चेंजेज आएंगे, जो शिफ्टिंग होगी, उसी को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्त का मतलब होता है घुस जाना। तो देखिए ये नॉर्मल हो गया, अब यहाँ पे हम डैश नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकते हैं। जैसे आपने टॉर्च लगाया तो पहले हवा में लाइट जाती है, और मान लेते हैं उसके बाद कांच है तो कांच में भी लाइट घुस जाती है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन। अपवर्तन इसकी इंग्लिश होती है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपतन, आपतित किरण इंसिडेंट करवाई और इससे
अब प्रकाश की किरण देखो कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अब यहाँ पे लाइट को इस रास्ते पे जाना चाहिए। और प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो इस हिसाब से लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट लाइट इस डायरेक्शन में ना जाके थोड़ा या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, या तो आउटवर्ड नॉर्मल निकल जाती है। मतलब या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, या घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर या तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाना या नॉर्मल से दूर हट जाना भी क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और ये एंगल क्या कहलाता है? आई होता है। और यहाँ पर ये एंगल क्या होता है? आर होता है। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर आई बराबर आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका जो पहला नियम है, अपवर्तन के भी दो नियम है। उसमें पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, यही जो हमने ये बनाया, ये आपतित किरण होती है और ये अपवर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम इसका क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल्स टू एन होता है। ठीक है, ये है दूसरा नियम। इसका अगर स्टेटमेंट देखें तो वो क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को भैया एन से लिख सकते हैं। कभी कभी बुक में हम म्यू से भी लिखते हैं। म्यू इस तरीके का साइन बनाया जाता है, म्यू से लिखा जाता है। और इसी को बोलते हैं अपवर्तना, जो एन है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। क्या होता है अपवर्तनांक, हम अभी समझेंगे। अपवर्तनांक ये चलो समझा देते हैं अभी। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो पहले जो दूसरा नियम है अपवर्तन का वो समझ गए हैं हम। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, कि उसी माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर हम इसको दूसरा नाम भी इसका होता है जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू एन। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक यानी एन इक्वल्स टू होता है सी। अब शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ये अपवर्तनांक एन बराबर होता है सी अपान वी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये प्रकाश की निर्वात में चाल है, निर्वात में चाल, और ये होता है प्रकाश की माध्यम में चाल। ठीक है, माध्यम में चाल। जैसे प्रकाश पहले निर्वात में चलकर आया है, उसके बाद वो किसी माध्यम में चल रहा है, तो उसका जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा, उसी को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ये ऐसे समझ सकते हो किसी माध्यम की वह क्षमता जो प्रकाश की किरण को कितना झुका देती है, अपने मार्ग से कितना विचलित कर देती है, वो अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सी अपान वी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। जिन कंपटीशन में, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जिनमें साइंस पूछी जाती है उस सब में इस सब पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। उसका आंसर आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसका आंसर भी मुझे याद है। हर बार ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर एन, यहाँ पर ए लिख दें, यहाँ पे जी लिख दें, तो यहाँ लिखा जाएगा ग्लास का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष देखा जाता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन, समझ में आ गया? मात्रक विहीन का मतलब होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का, क्योंकि ये दो चालों का क्या है? रेशियो है, अनुपात है। तो ऊपर निर्वात में चाल, नीचे माध्यम में चाल, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए समझते हैं अपवर्तनांक। और ये हमने अपवर्तन समझ लिया है, तो आगे हम समझते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड अप, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पीड अप इसलिए हमने किया है क्योंकि पूरा कवर करना है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं विवर्तन। विवर्तन से पहले हम कुछ और जान लेंगे। पहले जान लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो शायद ये नीचे लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अभी नहीं दिखा, ये आगे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो अभी हमने अपवर्तन समझा। अपवर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, यानी शिफ्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंसिडेंट करवाया तो हमारा किरण ये आउट ऑफ नॉर्मल गया। ये कहाँ से कहाँ हो गया? ऊपर का माध्यम मान लेते हैं सघन, सघन, और नीचे का विरल। ठीक है, विरल सघन का मतलब क्या है? सघन का मतलब मान लेते हैं कांच या पानी, ये क्या होते हैं? सघन होते हैं। और विरल का मतलब होता है वायु अथवा निर्वात मान लेते हैं। तो वायु क्या है? कांच के सापेक्ष विरल होता है। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे आई एंगल से कोई किरण आपतित करवाई तो वो नॉर्मल से दूर हट के मान लो इस पे निकल गई। अब मान लेते हैं ये आपतन कोण को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी इस एंगल पे इंसिडेंट करवाएं तो ये वाली रे अब यहाँ पे ना निकल करके मान लो इस पे निकल जाती है, यानी जो आपकी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से कितना कोण बना लेती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मतलब आपतन, यहाँ पर देखिए यदि हम अपने आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाएं, सॉरी ये अभी क्रांति कोण की बात कर रहे हैं, सॉरी ये क्रांति कोण। आप अभी देखिए अगर हम अपने इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो किरण इस पे निकलती है और ये तब आई कहलाता है सी, मतलब क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण, ध्यान रखें क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? यदि या ऐसे कह सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से डिनोट करते हैं। और क्रांतिक कोण में रिलेशन होता है साइन सी बराबर होता है 1/, अपवर्तनांक, ये रिलेशन होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है? यानी आपतन कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारी जो आपतित किरण है वो कहाँ पे निकल जाएगी? इसी के पैरेलल निकलेगी, तो यानी 90 हो जाएगी। तो इस वाली जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। यानी सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए क्रांतिक कोण समझने के बाद हम समझ लेते हैं अगर इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और इंसिडेंट एंगल हम बढ़ा दें, मतलब अगर हम इंसिडेंट की वैल्यू क्रांतिक कोण से थोड़ा क्या कर दें और थोड़ा ज्यादा कर दें तो क्या होगा? तो ये जो यहाँ पे किरण निकल रही थी ये यहाँ पे निकल जाएगी, मतलब दूसरे माध्यम में घुसे बिना ही एक ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो आपतित किरण है, सॉरी जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे माध्यम में घुसे बिना ही उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यह घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इससे पे आधारित कई सारी घटनाएं होती हैं जो हम यहाँ लिस्ट बनी है उसमें समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है। तो क्रांतिक कोण भी हमने समझा दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। आइए उसके बाद और प्रकाश की कुछ घटनाएं समझते हैं। जैसे विवर्तन है, विवर्तन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या कह लो जब प्रकाश किसी शार्प या नुकीले धारदार किनारे से टकराता है तो उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है, यह घटना विवर्तन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम एक शार्प एज बना लें ये, और अब ये नुकीली है धारदार, इस पे अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो प्रकाश वैसे तो सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी न जाके इसकी छाया, यहाँ पे इसकी शैडो बनेगी, उसमें ये छाया घुस जाती। यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ये भी क्या है? एक प्रकाश की घटना है। ठीक है, तो विवर्तन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। विवर्तन क्या है कि प्रकाश की वह घटना जब प्रकाश किसी शार्प या नुकीले धारदार तेज धार पे टकराता है तो उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है, यह घटना विवर्तन कहलाती है। ठीक है, विवर्तन के बाद हम लोग जान लेते हैं प्रकीर्णन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन का मतलब होता है, देखो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे, जैसे ये है प्रकाश, सॉरी ये कोई कण है एटमॉस्फेयर में, ये हमारी लाइट आई। जब लाइट, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे वातावरण में ढेर सारे धूल के कण, डस्ट पार्टिकल बहुत मौजूद रहते हैं, तो उस पर जब प्रकाश आके गिरता है, उस पार्टिकल पे गिरता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कई तरंगिकाओं के रूप में ब्रेक हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती, सॉरी प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिफ्रैक्शन, सॉरी इसको प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी भी एक पार्टिकल
यानी एक धूल के कण इत्यादि पे गिरता है तो वो छोटी छोटे या कह ले ढेर सारी तरंगिकाओं के रूप में टूट जाता है। यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। और प्रकीर्णन के कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आकाश का रंग कैसा नीला दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं व्यतिकरण क्या चीज होती है। देखो व्यतिकरण, इसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। व्यतिकरण भी एक प्रकाश की घटना है। ये क्या चीज होती है? देखो व्यतिकरण का मतलब होता है जब एक समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो इनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब ये तरंगे जा रही हैं इनके ओवरलैपिंग से, ठीक है, ओवरलैपिंग से माध्यम में कहीं कहीं पे तीव्रता अधिक मिलती है और कहीं पे हमको बहुत कम मिलती है। यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। ये दो तरीके का होता है, एक बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी, और एक होता है समपोषी, ठीक है, समपोषी। तो विनाशी और समपोषी में अंतर क्या होता है? विनाशी का मतलब जहां पर हमें डार्क पॉइंट मिलते हैं यानी अंधेरा मिलता है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है यानी चमकीला चमक दिखाई देती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो समझ लेते हैं व्यतिकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक तरंगिकाएं सेम एक ही माध्यम में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से यानी ओवरलैपिंग से क्या होता है, माध्यम में कहीं कहीं पर आपको चमक उत्पन्न हो जाती है और कहीं कहीं पे अंधेरा होता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवण की बात कर लेते हैं। ध्रुवण, तो ध्रुवण का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर, देखो प्रकाश में दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी प्रकाश जब चलता है तो एक परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस इसमें होते हैं, एक पैरेलल वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, तो ये दो तरीके के जो वाइब्रेशंस होते हैं। तो प्रकाश जब किसी भी एक ऐसे मटेरियल से होकर गुजरता है जहां पर क्या कर दिया जाता है, एक तरीके के वाइब्रेशंस को मोड़ दिया जाता है और एक प्रकार के वाइब्रेशंस को ही निकाला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। और ध्रुवण की घटनाओं को कम कर, मतलब ऐसे पोलराइज्ड ग्लास का इस्तेमाल होता है कांच की विंडोज में, जो जैसे वो आपका किसी भी गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है जिसपे आप देखो ये प्लेन पोलराइड ग्लास लगे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। उस पर सामने से जो लाइट अगर मारोगे तो ड्राइवर की आंखों पे चमक उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरीके के वाइब्रेशंस को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और एक तरीके की वाइब्रेशंस को ही उसके अंदर जाने देता है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन या हम लोग ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुवण की घटना हो गई। उसके बाद समझ लेते हैं वर्ण विक्षेपण, जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट है और जिससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है वर्ण विक्षेपण? तो आइए समझते हैं। वर्ण विक्षेपण समझने के लिए हमको लेना पड़ेगा एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक फ्लिंट कांच का ट्रायंगुलर शेप, या इसमें 5 फेसेस होती हैं। ठीक है, एक स्पेशल यानी फ्लिंट ग्लास का एक शेप में कटा हुआ कांच होता है जिसपे अगर हम प्रकाश की कोई व्हाइट लाइट डालते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। श्वेत प्रकाश अगर डालते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। यहाँ पर अगर हम एक स्क्रीन लगा दे तो ये सारे रंग हमको इस स्क्रीन पे मिल जाते हैं, इस पर्दे पर मिल जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? यही घटना हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब प्रकाश का श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर वह अपने अवयवी रंगों में, यानी जिन रंगों से प्रकाश बना होता है उन्हीं रंगों में टूट जाता है। यह गणना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आ गया? वर्ण विक्षेपण में बहुत सारी क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे नीचे सबसे रेड होता है और ऊपर क्या होता है, नीचे वायलेट होता है और ऊपर क्या होता है, रेड कलर होता है। तो इसमें पूछा जाता है डेविएशन, किस कलर का डेविएशन यानी झुकाव सबसे अधिक होता है। तो देखो भाई, ये हमारा इंसिडेंट रे मतलब जो डाली थी वो दिशा है, और ये क्या है, निकलने वाली दिशा है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं या विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन सा कलर होता है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा कलर अपने रास्ते से भटकता है? तो आप देखो सबसे ज्यादा कौन भटकता है? वायलेट, क्योंकि ये सबसे नीचे आता है। यानी जो बैंगनी कलर होता है, बैंगनी, ये सबसे ज्यादा विचलित होता है। सबसे कम कौन विचलित होता है? ये लाल रंग होता है सबसे कम। ठीक है, दूसरी बात, सब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आप यहाँ समझे थे, ये तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वायलेट कलर की। और यही रीजन है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होने की वजह से ही जो सिग्नल्स हैं
मतलब जो आपके डेंजरस सिग्नल होते हैं, खतरा जिस पे लिखा होता है, वो लाल बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतर जो सिग्नल्स होते हैं वो लाल क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिस ताकि ये दूर से ही दिख जाता है, इस वजह से लाल कलर के हम लोग सिग्नल्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे डेविएशन समझ गए, तरंगदैर्घ्य भी समझ गए। तो और ये क्रम नीचे से होता है। ठीक है, बीच का कलर जो होता है इसको हम येलो मानते हैं। तो एक्चुअली में एग्जैक्टली बीच में नहीं होता साथ में, बट हम येलो को एवरेज कलर मानते हैं। और इसके अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपान साइन आई साइन ए बाई टू। ठीक है, ये कांच के अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ए क्या होता है? प्रिज्म एंगल होता है ये ए, और ये जो डेल आया है एवरेज इसका ले लेते हैं, तो ये डेल एम क्या है? डेविएशन है, झुकाव है। और डेल और ए की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? अपवर्तनांक आएगा। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग एक और फार्मूला इससे समझ लेते हैं कि अगर हमें डेविएशन निकालना हो यानी डेल एम की वैल्यू निकालनी हो तो ये आता है a टाइम्स n माइनस वन। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि किसी भी रंग का हमें डेविएशन निकालना हो यानी विचलन निकालना हो तो a यानी प्रिज्म एंगल, n मतलब अपवर्तनांक हमें पता हो, यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें विचलन कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ घटनाएं प्रकाश की जो हमने लोगों ने जानी। अब समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं लेंसेस के बारे में। तो यहाँ घिचपिच हो गया, थोड़ा सा हम साफ कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ कर देना और कैमरे को थोड़ा नीचे ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखो भाई, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेंसेस क्या होते हैं? लेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक होला उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, लेंस का मतलब होता है दोनों साइड उसकी ओपेक ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब पेंटेड नहीं होती, इधर से उधर दिखता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो पहला बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और इसे अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है इकट्ठा करने वाला। जैसे इस पे किरणें डालते हैं तो ये एक पॉइंट पे सारी किरणों को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है, इसलिए अभिसारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल को या अवतल को? तो अभिसारी क्या होता है? उत्तल, यानी अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, किरणों को, और जिस पॉइंट पे इकट्ठा करते हैं उसे फोकस दूरी कहते हैं, एफ से डिनोट किया जाता है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो भैया एफ इक्वल्स टू होता है आर बाई टू, ध्यान रखेंगे आर बाई टू। यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं आर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है, एफ जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, ये समझ लेते हैं। होता क्या एक्चुअली, जहाँ पे किरणें इकट्ठा होती है उसे फोकस कहते हैं। इसकी जस्ट दुगनी दूरी पर एक सेंटर होता है जिससे ये कटा हुआ बना होता है, मतलब ये लेंस जैसे ये होता है हमारा उत्तल, तो इसको जहाँ पूरा करने पर इसका जो सेंटर होगा ये डिस्टेंस कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा अभिसारी हो गया। उसके बाद हम लोग अपसारी समझते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैला देना। तो जब इन पे रेज डालोगे, पैरेलल रेज डाली जाएंगी तो इन रेजों को क्या कर देगा? ये फैला देगा, यानी बांट देता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग अवतल या अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ये अवतल मतलब लेंसेस होते हैं, दोनों साइड खुले होते हैं, और अगर एक साइड पेंट कर दी जाए, जैसे ये डैश से हमने पेंटिंग दिखाई है, तो उसे दर्पण कहने लगते हैं। दर्पण, लेंस में थोड़ा अंतर होता है। दर्पण दोनों साइड खुला रहता है और दर्पण लेंस दोनों साइड खुला रहता है, और दर्पण जो होता है एक साइड पॉलिश्ड रहता है। तो देखो इसमें हमने अंदर की तरफ पॉलिश की है, यानी बाहर की तरफ क्या रखा है? बाहर की तरफ हमने ऐसे रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कह लेंगे। शायद लाइट चली गई तो एक मिनट, जरा हमें फ्लैश ऑन करना चाहिए। तो फ्लैश इसमें अब ऑन ही भी नहीं होगा। चलिए ऐसे ही देख लीजिए आप। ओके, तो भाई यहाँ पे देखिए थोड़ा लाइट चली गई है। चलिए समझ लेते हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा दर्पण क्या होता है। दर्पण एक साइड पॉलिश कर दो उसे दर्पण कहते हैं, और दोनों साइड खुला रहेगा वो उत्तल। दोनों तरीके के ही होते हैं, हालांकि और तरीके होते हैं, लेकिन आपको उत्तल और अवतल ही पढ़ना है। ठीक, एक समतल भी होता है। समतल का जैसे हम लोग आईना घर पे यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो अभी हम जानेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्या घटनाएं होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस अवतल दर्पण इस्तेमाल, लेंस नहीं दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो, चूंकि हमें चेहरे को थोड़ा बड़ा देखना रहता है, और बड़ा कौन दिखाता है? ये आपका
अवतल, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आंख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, वो भी अवतल दर्पण ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाक का जो आंख के डॉक्टर होते हैं ना, कान के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा या सर्च लाइट में कौन सा इस्तेमाल होता है, ये भी अवतल दर्पण ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, अवतल। उसके बाद सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है जिसे सूर्य के प्रकाश में खाना बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था कुछ दर्पण के यूज। इसी क्रम में हम लोग समझ लेते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त क्या होती है, बहु बार पूछा जाता है कंपटीशन में। तो दीप्त का मतलब होता है वो वस्तुएं जो खुद से प्रकाश दें, ठीक है। जैसे सूरज क्या है, दीप्त है, बल्ब क्या है, दीप्त है, जो खुद से प्रकाश देता है वो दीप्त कहलाती हैं। और अदीप्त क्या होती हैं, जो प्रकाश खुद से नहीं देती, अदीप्त कहलाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त। तो देखिए चंद्रमा भैया खुद का प्रकाश नहीं देता है, चंद्रमा क्या करता है, सूरज के प्रकाश से चमकता है, इसलिए जो चंद्रमा है वो अदीप्त है, ठीक है। और तारे भी क्या है, कुछ तारे जैसे दीप्त है, जैसे सूरज भी क्या है, एक तारा ही है, तो तारा दीप्त होता है। और अदीप्त जैसे कैंडल है, कैंडल क्या है, दीप्त है, जो खुद के प्रकाश से मतलब खुद का प्रकाश दे वो दीप्त है, और जो दूसरे के प्रकाश से चमके वो अदीप्त है। ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। आइए फटाफट और जान लेते हैं कुछ घटनाएं। जैसे मैंने कहा था आपको समझाएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो भैया प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन अभी हम समझा चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पार्टिकल या छोटे कणों पे पड़ती है तो वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष का बनना, जो आकाश में बारिश के बाद एक 7 रंगों का एक चाप दिखाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष ये एक्चुअली में आपको एक चाप दिखाई देता है तो इस तरीके का दिखाई देता है, एक्चुअली में इतना ही नहीं होता, इंद्रधनुष उतना ही नीचे होता है, यानी इंद्रधनुष बिल्कुल गोलाकार बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित है। उसके बाद समझ लेते हैं उगते या अस्त होते सूरज को जो लाल दिखाई देना है, ये किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब अभी हम लोग ऊपर जाने हैं, ये प्रकीर्णन प्रकाश का स्प्लिट होना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से ये लाल दिखाई देता है। हीरे का चमकना, देखो हीरा एक्चुअली इतनी तेज ज्यादा चमकता है, ये क्यों चमकता है, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि अगर हमें पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब ऐसे कह लें कि जब प्रकाश की किरण हीरे पे पड़ती है तो उसके अंदर बहुत बार उसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, जिसके कारण हमें वो चमकता हुआ नजर आता है, यानी कुल मिला के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उसके बाद हम समझ लेते हैं रेगिस्तान में मरीचिकाओं का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिकाएं क्या होती हैं, मरीचिकाएं का मतलब होता है जैसे कभी आप आगे देखेंगे आपको लगेगा पानी भरा है, लेकिन जब वहां पे पहुंचेंगे तो पानी आपको नजर नहीं आएगा, इसी को कहते हैं मरीचिकाओं का बनना या छलावा, ठीक है, इसे छलावा भी बोलते हैं। उसके बाद जल में पड़ी परख नली का चमकना, यानी किसी भी पानी में आप एक टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं तो वो ज्यादा तेज चमकती है, वो भी किस वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या कह ले किसी भी ग्लास में अगर आप पेंसिल को डाल के देखिए, कांच का एक ग्लास में उसमें पानी भर के पेंसिल डालिए तो पेंसिल टूटी हुई नजर आती है, तो वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा बात हम देखते हैं कांच में आई दरार का चमकना। आप देखिए ये जो कांच आपका ग्लास होता है, जैसे उत्तल दर्पण है आपके घर में, और वो टूट जाता है, दरक जाता है, तो उसमें एक जो दरार पड़ जाती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है, दूर से ही चमक में आ जाता है कि ये यहाँ पे टूटा हुआ है। ये किस वजह से होता है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये कुछ घटनाएं थी जिन पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये बहुत बार पूछा जाता है, हीरा का क्यों चमकता है, किस प्रकार की वह घटना, तो ये हमने इतनी डिस्कस कर ली। इसके बारे में हम लोग एक लाइट में अब बचा है वो मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र से दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे, यानी हाइपर मायोपिया और मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, ये सब क्या होते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं, आंखों में क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे इमेज बनती है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आंख के बारे में पूरा हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, और मे बी कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगती है, आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और आपके नॉलेज में वृद्धि हो, ठीक है। और बाकी लाइक तो कर ही दीजिएगा, थोड़ी इतनी मेहनत अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।